हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कवर किया था। सेक्शन ए, सेक्शन बी आपका जो डीओई का सैम्पल पेपर है हिस्ट्री का, उसके हमने 2 सेक्शन कवर कर लिए थे। आज हम तीसरा सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरे सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिसमें आपका 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको 3 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने मंगोल जनजातियों के नए सामाजिक और सैन्य समूह में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों महसूस की? पापा आवाज थोड़ी कम करो। इसका आंसर है, मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों की सशस्त्र सेना बनती थी। तो मतलब कि इनके जो यायावर समाज था उसमें जितने भी हट्टे कट्टे और सशक्त व्यक्ति होते थे उन लोगों को इकट्ठा करके उनकी सेना बना दी जाती थी। विभिन्न मंगोलीय जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। क्योंकि उसने अलग अलग मंगोल जनजातियों को एक कर लिया था और उसके बाद उसने दूसरे लोगों के खिलाफ, अपने दुश्मनों के खिलाफ जो अभियान चलाए, उसकी वजह से उसकी जो सेना है वो उसमें नए सदस्य शामिल हुए और उसकी सेना बढ़ गई। इससे उसकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविविध समूह की थी, अविश्वसनीय रूप से विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी सेना पहले छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे वो अभियान चलाता गया और हमला करता गया वैसे वैसे उसकी सेना जो है वो बढ़ती चली गई। इसमें उसकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के समुदाय के लोग भी शामिल थे। ये कह रहा है कि तुर्की मूल के जो समुदाय के लोग थे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इसका शासन जो है वो स्वीकार किया था। केराइट जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्होंने अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया। केराइट जैसे मतलब केराइट वो लोग थे जिनको चंगेज खान ने एक बार हरा दिया था, उसके बावजूद भी वो पराजित लोग इसकी सेना में शामिल हो गए। चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो कि उनके महासंघ के सदस्य थे उसकी पहचान को योजना रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। वो ये मतलब उसका ये कहना था, उसकी जितनी बड़ी वो सेना होती चली गई थी वो उसको हमेशा ये डर लगा रहता था एक तरह से कि कोई मेरी सेना है या मेरे साथ में मेरे महासंघ में जो लोग हैं वो मेरे ही खिलाफ कभी ना चले जाएं। इसीलिए उसको इस चीज़ की हमेशा कहीं ना कहीं संदेह इस बात का रहता था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों को पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी। उसकी सेना जो है ये पुरानी दशमलव पद्धति जो थी उसके अनुसार बनाई गई थी, जो 10, 100, 1000 या अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल कबीले, सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था कि पहले जो सेना की टुकड़ियां थी वो कुछ ग्रुप्स में बटी हुई थी, यानी कि 10 का ग्रुप, 100 का ग्रुप, 1000 का ग्रुप, इस तरह से 10,000 के ग्रुप तक भी जो सेना थी वो इकाइयों में अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई थी। तो इसी तरह से सेना बनती थी, लेकिन चंगेज खान ने इस प्रथा को खत्म कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूह को विभाजित करके उसके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। मतलब कि उसने पुराने जनजाति के जो पुराने ग्रुप थे उनको हटा के वापस नए ग्रुप बनाकर उनको विभाजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। फ्रांसीसी समाज में आप जानते हैं 3 प्रकार के वर्ग थे। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा किसानों का वर्ग। तो पहले वर्ग जो पादरी वर्ग था उसमें उन पर संक्षिप्त टिप्पणी देने के लिए इसने कहा है। तो इसका आंसर है, कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे, राजा द्वारा दी गई भूमियां थी जिसे वो उगा कर सकते थे। ये शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। जो पादरी समूह था, जो पादरी वर्ग था, वो राजा पर निर्भर नहीं था। उनको स्पेशली उनके साथ बहुत ही ज़्यादा उच्च श्रेणी का व्यवहार किया जाता था। उनको ज़मीनें मिलती थी जिन पर वो खेती करवा सकते थे और उसके द्वारा फसल का फ़ायदा उठा सकते थे। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप और पादरी द्वारा किया जाता था। ये कह रहा है कि पश्चिमी रोम में जो चर्च थे उसके अध्यक्ष को पोप कहा जाता था और यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन करने के लिए बिशप और पादरी होते थे जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांव में चर्च हुआ करते थे जहां पर प्रत्येक परिवार के लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने, यानी कि उनकी जो प्रवचन होते हैं वो सुनने के लिए और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। जो पुरुष पादरी बनते, अब जो पादरी बनते थे उनके ऊपर कुछ कानून लागू होते थे, जैसे कि जो पादरी बनते थे वो शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में भी बिशप जो है अभिजात माने जाते थे, यानी कि धर्म के क्षेत्र में उनको बहुत ही ऊंची श्रेणी में देखा जाता था। बिशप के पास भी लॉर्ड की तरह ही बड़ी बड़ी जागीरें और शानदार महल होते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल के अंदर कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। यानी कि चर्च के जो पादरी होते थे उनको जो जमीनें दी गई होती थी उन जमीनों पर जो वो खेती करवाते थे या उनके एरिया में जितनी इनको ज़मीन दे दी है उस पर अगर कोई किसान खेती करता था तो उसको अपनी उपज का 10वां हिस्सा इन्हें देना पड़ता था, जिसे टीथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? उन्हें ज्ञात भाषाओं के नाम बताइए।
इसका आंसर है, देखो, मेसोपोटामिया लिपि की खोज गर्मियों में 3200 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी दो विशेषताएं हैं। पहला, एक तो ये मिट्टी की गोलियों पर लिखा हुआ था, और दूसरा, ये बाएं से दाईं तरफ लिखा जाता था। मेसोपोटामिया के लोगों के लिए जो सबसे पुरानी भाषा और सबसे ज़्यादा ज्ञात भाषा जो रही है वो है सुमेरियन, जिसको 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कादी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। धीरे धीरे 1400 ईस्वी पूर्व तक इसमें आरामी प्रमुखता में आ गई, यानी कि जो लैंग्वेज थी वो चेंज हो गई, वो सुमेरियन से आरामी में आ गई। आरामी का उपयोग 1000 ईसा पूर्व तक बहुत ही फेमस, व्यापक, यानी कि बहुत ज़्यादा फैल गया था। इस तथ्य के बावजूद मेसोपोटामिया में एक लिपि की उत्पत्ति हुई, फिर भी साक्षरता की दर बहुत कम थी, यानी कि इतनी सारी लिपियां उत्पन्न होने के बावजूद भी वहां पर पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। कम साक्षरता के पीछे तर्क ये था कि इसे समझने के लिए 2000 से अधिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो लैंग्वेज थी ये एक तरह से चिन्ह उकेरे जाते थे, कोई भाषा नहीं थी, प्रॉपरली चिन्ह उकेरे जाते थे। तो ये 2000 से ज़्यादा चिन्ह होते थे, इसलिए इन चिन्हों को समझने याद करने में बहुत वक्त लगता था, इसीलिए जो है वहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। ये भाषा अपने आप में बहुत जटिल थी, लेकिन वास्तव में मेसोपोटामिया की भाषाओं ने इतिहासकारों की मदद में बहुत लंबा रास्ता तय किया, जो सावधानीपूर्वक जांच और विश्लेषण करने के बाद इस प्राचीन सभ्यता की बाढ़ पर रोशनी डालते हैं। यानी कि फिर भी ये वैसे भाषा बहुत जटिल थी, लेकिन फिर भी इसने इतिहासकारों को रोमन साम्राज्य, मेसोपोटामिया के साम्राज्य के बारे में जानने में बहुत मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य की राजनीतिक संरचना की व्याख्या कीजिए। ये कह रहा है कि रोमन साम्राज्य में राजनीतिक संरचना कैसी थी, वहाँ पर किस तरह के वर्ग थे, किस तरह का शासन होता था, उसके बारे में वो जानकारी पूछ रहा है। तो रोमन गणतंत्र की जो राजनीतिक संरचना थी उसमें एक सीनेट होता था। गणतंत्र पर सीनेट का प्रभुत्व था, यानी कि जो पूरा गणतंत्र था रोमन साम्राज्य का, उस पर सबसे ऊपर जो होता था वो होता था सीनेट। सदस्यता जिसकी कुलीन वर्ग तक ही सीमित थी, और इसके जो सदस्य होते थे वो केवल कुलीन वर्ग के, यानी कि हाई सोसाइटी के कुलीन एलीट लोग जो होते हैं, अभिजात वर्ग के लोग जो थे वही होते थे बस। सीनेट की सदस्यता जीवन भर के लिए थी और ये चयनात्मक थी, यानी कि केवल मूल सदस्य ही अतिरिक्त नए सदस्यों का चयन कर सकते थे। मतलब कि सीनेट की जो सदस्यता थी वो जीवन, मतलब जो एक बार सीनेट का सदस्य बन गया वो हमेशा के लिए उसका सदस्य रहेगा, लेकिन चयनात्मक थी, क्योंकि जो ऑलरेडी सीनेट में सदस्य हैं वो ही नए सदस्यों का चयन कर सकते थे और कोई बाहर से इनका चयन नहीं हो सकता था। इस प्रकार सीनेट भूमति अभिजात वर्ग की सभा थी जिसकी सत्ता असीमित थी, यानी कि ये जो भूपति, जो अभिजात वर्ग के लोग थे, उन्हीं लोगों की एक तरह से समझ लीजिए ग्रुप बन गया था, उन लोगों की एक सभा होती थी जिसकी सत्ता असीमित थी। सीनेट की सर्वोच्च और निरंतर बढ़ती शक्तियां उसके कानून बनाने, मजिस्ट्रेट की शक्ति पर अंकुश रखने, विदेशी मामलों पर नियंत्रण करने की योग्यता पर निर्भर थी। सीनेट की जो सर्वोच्च नियंत्रक, जैसे जैसे सीनेट की शक्तियां बढ़ती जा रही थी तो साथ साथ इस पर निर्भर करता था कि वो किस तरह कानून बनाते हैं, मजिस्ट्रेट जो थे, वो जज जो थे, उनकी शक्तियों पर किस तरह अंकुश लगाते हैं, रोक लगाते हैं, और विदेशी मामलों पर किस प्रकार नियंत्रण रखते हैं। ये सब डिपेंड करता था कि सीनेट में जो सदस्य हैं वो कितने योग्य हैं। सीनेट की शक्ति में और अधिक वृद्धि उसके सामूहिक प्रभाव, समृद्धि और सदस्यों के अनुभव से हुई। यानी कि सीनेट की शक्ति और कैसे बढ़ गई, जब उसका सामूहिक प्रभाव, समृद्धि बढ़ गई, यानी कि उसके जो लोग थे, उसके जो सदस्य थे, वो आम जनता के रूप में बीच में जो फेमस हो गए। दूसरा इसका पार्ट है राजनीतिक संरचना का मजिस्ट्रेट, यानी कि जो न्याय अधिकारी होते थे। प्रत्येक वर्ष जनता द्वारा गणतंत्र के सर्वोच्च अधिकारियों का चयन किया जाता था। इनमें से महत्वपूर्ण 2 काउंसिल होते थे जो सीनेट की अध्यक्षता करते थे, और उनमें कार्यकारिणी, सैन्य और न्यायिक शक्तियां निहित होती थी। यानी कि हर साल जनता गणतंत्र के सबसे बड़े अधिकारियों का चयन किया करती थी, यानी कि वोट करके चुनती थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो 2 काउंसिल होते थे जो उस सीनेट की जो सभा होगी उसके अध्यक्ष कहे जाएंगे, और उसमें कार्यकारिणी शक्ति भी उन्हीं के पास होगी, सैन्य शक्ति भी, और ये जो सभा थी इसके पास कार्यकारिणी शक्ति भी थी, सैनिक की शक्ति भी थी और न्यायिक शक्तियां भी थी। 366 बीसी तक काउंसिलेट संस्था पर कानूनी रूप से चुने गए चंद अभिजात वर्ग के लोगों का एकाधिकार था। ये कह रहा है कि 366 बीसी तक जो काउंसिल बनती थी उस काउंसिल पर कानूनी रूप से कुछ अभिजात वर्ग के जो लोग होते थे, जिनका दबदबा बहुत होता था गणतंत्र पर, उनका ही अधिकार होता था। तब हाल में ही समृद्ध हुए निम्न वर्ग ने अभिजात वर्ग में से 2 में से एक काउंसिल के पद पर उनके सदस्यों के प्रवेश करने को स्वीकारने पर मजबूर कर दिया। ये कह रहा है कि 366 बीसी के बाद क्या हुआ। 366 बीसी तक तो उनका एक अधिकार था। 366 बीसी के बाद जो निम्न वर्ग के लोग थे उन लोगों ने अपनी सदस्यता, जो काउंसिलर 2 चुने जाते थे अध्यक्ष, उन 2 अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष निम्न वर्ग का हो, इस बात के लिए उनको स्वीकार करने पर उन्होंने मजबूर कर दिया।
लेकिन 172 बीसी में पहली बार दोनों काउंसिल निम्न वर्ग से चुने गए। अब क्या हुआ आगे चल के, पहले दोनों में से एक रहे, फिर उसके बाद जब 172 बीसी आया तो दोनों के दोनों जो अध्यक्ष थे काउंसिल के, वो दोनों ही निम्न वर्ग से चुने गए। पूर्व काउंसिल अपने आप ही सीनेट के सदस्य बन जाते थे। जो पहले काउंसिल एक बार बन गया वो अपने आप ही सीनेट का सदस्य मान लिया जाता था। इस तरह सीनेट की सदस्यता का विस्तार हुआ और अभिजात वर्ग के अलावा इसमें हाल ही में समृद्ध हुए निम्न वर्ग के लोगों को भी शामिल कर लिया गया। तीसरा इसका पार्ट कौन सा हुआ गणतंत्र राजनीतिक संरचना का? जनता। अपनी विभिन्न सभाओं में जनता मजिस्ट्रेट का चुनाव करती थी। स्वीकृत और अस्वीकृत विधेयकों को उनके सामने रखा जाता था और वो युद्ध को शांति के मामलों पर निर्णय लिया करती थी। यानी कि एक तरह से वहाँ भी लोकतंत्र ही था, वहाँ पर जनता ही निर्णय लेती थी, जनता मजिस्ट्रेट का चुनाव करती थी और जो स्वीकारे गए हैं और नकार दिए गए हैं उन दोनों विधेयकों को उनके सामने रखा जाता था और युद्ध और शांति के मामले में भी जनता का निर्णय लिया जाता था। सिद्धांत में संप्रभुता का सिद्धांत प्रजा के अंदर ही निहित था, मतलब कि आपस में सब मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें, ये सब जो इसका जो सिद्धांत था ये जनता के अंदर ही था, जनता में आपस में ही था। लेकिन वो मजिस्ट्रेट द्वारा बुलाने पर ही मिल सकते थे और उनके सामने जो मुद्दा रखा जाता था उस पर वो बिना किसी बहस के मत दिया करते थे। मतलब उनके सामने उन्हें निर्णय लेने का अधिकार जरूर था लेकिन उन्हें आवाज़ उठाने का अधिकार इतना नहीं था। मतलब कि जो उनके सामने मुद्दा रख दिया गया है उसको उनको वोट देना था कि वो इस पर सहमत हैं या नहीं है। ये 3 आपके थे। हालांकि ये आंसर बहुत बड़ा है और ये 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफ़ी बड़ा है, इसमें आप बना के भी लिख सकते हो और अगर आपको यही क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाता है तो ये आप ये पूरा आंसर आराम से लिख सकते हो। ये आपका आ जाता है सेक्शन 4 खंड ख। इसमें आपके लॉन्ग आंसर्स हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, रोम के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और रोम में ईसाईकरण के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो ये कह रहा है कि रोम के लोग जो थे वो धार्मिक रूप से किस तरह से उनकी मान्यताएं थी, किसको मानते थे और ईसाईकरण वहाँ पर कैसे हुआ, इसके बारे में उन्हें टिप्पणी देनी है। तो वो कह रहा है कि यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति जो थी वो बहुदेववादी थी। यानी कि यूनान में और रोम में उस वक्त बहुत सारे देवताओं को माना जाता था, सिर्फ एक देवता नहीं थे, बहुत सारे देवताओं को माना जाता था। ये लोग अनेक पंथों और उपासना में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक इटालियन देवों, इतालवी मतलब इटली के जो देव थे, और यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसके लिए उन्हें साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बनाए हुए थे। यानी कि इसके लिए उन्होंने पूजा करने के लिए उनके अलग अलग देवता थे और अलग अलग देवताओं के उन्होंने अलग अलग तरह के मंदिर बना दिए थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे और जो बहुत सारे देवों में मानते थे वो अपने आप को किसी एक नाम से नहीं बुलाते थे। जैसे कि ईसाई होते हैं, ईसाई अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। तो ये जो बहुदेववादी थे ये बहुत सारे देवताओं को मानते थे, इसलिए ये अपने आप को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। फिर क्या हुआ, 4वीं या 5वीं शताब्दी में साम्राज्य में ईसाईकरण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। यानी कि धीरे धीरे जटिल प्रक्रिया के रूप में होता हुआ ईसाईकरण धीरे धीरे 4वीं और 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य में आया। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में तुरंत गायब नहीं हुआ, लेकिन ईसाई धर्म प्रचारक वहां प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों और धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। बहुदेववाद एकदम से वहां गायब नहीं हुआ, लेकिन जो ईसाई के धर्म प्रचारक थे वो वहां पर जितने भी बहुदेववादी थे उनके जो भी मत या जो भी विचार धारा हुआ करती थी उसका वो विरोध करते थे और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते थे। यानी कि ये कहते थे कि बहुदेववाद जो है वो गलत है। 4वीं शताब्दी में अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच में सीमाएं इतनी कठोर और गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। यानी कि जिस तरह से ये ईसाई धर्म प्रचारक जो थे बहुदेववादियों की निंदा करते थे और उनके बारे में विरोध करते थे, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे इनके बीच में जो कठोरताएं और इनमें बीच में जो आपस में सीमाएं थी वो काफी बढ़ती चली गई। ऐसा शक्तिशाली बिशप की कोशिशों के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वास और रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। अब ये जितनी सीमाएं थी, जो इतनी दूरी बढ़ गई आपस में, ये किस लिए बढ़ गई थी, क्योंकि वहां पर जो बिशप था वो बहुत शक्तिशाली था। उसने क्या किया, अपने धार्मिक प्रचारक फैला दिए और उनके जो अनुयायी थे उनको ये कहा गया कि जो भी ईसाई धर्म के जो कानून है, जो रीति रिवाज है, उनका बड़ी कड़ाई से और सख्ती से पालन किया जाएगा। ये इसके ऑप्शन में देखो कि ये आंसर था और इसके ऑप्शन में आपको एक और आंसर दिया हुआ है कि श्रम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण की रोमन प्रणाली की व्याख्या करें। यानी कि उस वक्त जो वहाँ पर श्रमिक और मजदूर हुआ करते थे उनको किस तरह से उनका प्रबंधन किया जाता था और किस तरह से उनका देखरेख की जाती थी। तो इसका आंसर है कि भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एशियाई देशों दोनों की ही क्षेत्रों में दास्ता की जड़ें बहुत गहरी थी। यानी कि भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एशिया जितने भी देश थे उन सब में
जो दास प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। और चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनाने के बाद, इस चौथी शताब्दी में क्या हुआ था कि ईसाई धर्म को राज्य धर्म बना दिया गया। उसके बाद भी ये गुलामी की जो प्रथा थी वो खत्म नहीं हुई, इसको कोई चुनौती नहीं दी गई, किसी ने नहीं दी। उन दिनों दासों को पूंजी विशेष की दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि इन्वेस्टमेंट की तरह से, यानी कि आप इसमें पैसा लगाओ और आपको फायदा मिलेगा। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे। अब यहाँ कह रहा है कि जितने भी अमीर लोग होते थे और वो जो दासों को खरीद कर लाते थे, उनके साथ वो बड़ा क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे, और जबकि जो साधारण लोग थे, जो आम जनता थी, वो उनके प्रति सहानुभूति रखती थी। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी। अब पहली शताब्दी में जब शांति स्थापित हो गई और दास कम होने लगे तो इसलिए दासों की आपूर्ति करने में उनको उच्च लोगों को परेशानी होने लगी, और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन और वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। अब मजदूर कम हो गए तो इन लोगों ने क्या तरीका अपनाया, दास श्रम का प्रयोग, दास प्रजनन और वेतनभोगी मजदूर, यानी कि उन्होंने पहले तो जो गुलाम होते थे वो तो गुलाम ही हो गए, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने वेतनभोगी मजदूर रखने शुरू कर दिए, यानी कि वो आपके लिए काम करेंगे और आप उनके बदले उनको पैसा दोगे। या फिर दास प्रजनन, जो उनके पास ऑलरेडी दास थे उनके ही बच्चों को वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना गुलाम बना के चलते थे, तो उन्होंने ये तरीका अपना लिया जब उनको गुलाम नहीं मिले तो। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते थे और उन्हें आसानी से छोड़ा रखा जा सकता था। अब वेतनभोगी मजदूरों में इनको क्या फायदा हुआ कि वो सस्ते में पड़ते थे और छोड़ा या रखा उनको जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया गया, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। क्यों महंगा पड़ता था? भाड़े के मजदूर के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और अन्य खर्चे उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि जब इन्होंने वेतनभोगी मजदूरों का इन्होंने विकल्प ले लिया, चुन लिया, तो वो क्या हुआ, वो उनको फायदेमंद लगने लगा कि थोड़ी सी तनख्वाह देने पर भी वो मजदूर उनके लिए काम करता था, उनको उसे अपने घर में नहीं रखना पड़ता था, उसके खाने पीने का खर्चा नहीं उठाना पड़ता था। इसके विपरीत जब वो गुलाम रख लेते थे अपने पास खरीद कर, तो उसके खाने पीने का खर्चा, पहनने का खर्चा, ओढ़ने का खर्चा, सब कुछ उन्हें देना पड़ता था, तो वो उन्हें महंगा पड़ता था उसको, बल्कि गुलाम को रखने की लागत उनको ज़्यादा होती थी बजाय कि वेतनभोगी श्रमिकों के। तो रोमन कृषि विषयक लेखक जो थे उन्होंने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। नियोक्ताओं को ऐसा लगता था कि निरीक्षण यानी कि देखभाल के बिना कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता, इसलिए जो मुक्त थे, मतलब कि जो आज़ाद लोग थे, और जो गुलाम थे, दोनों तरह के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहले था। मतलब उन्होंने दोनों के लिए ही देखरेख चालू कर दी, जो गुलाम उन्होंने खरीद रखे हैं उनके लिए भी, और जिनको वो वेतनभोगी मजदूर बनाकर उनको तनख्वाह देते हैं उनके लिए भी उन्होंने ये कहा कि इनका निरीक्षण होना चाहिए, इनकी देखरेख की जानी चाहिए, इसलिए उनको छोटे छोटे दलों में विभाजित कर दिया। वरिष्ठ प्लिनी एक प्रकृति विज्ञान के लेखक थे, इन्होंने दास समूह की ये कहकर निंदा की, मतलब लेकिन इन्होंने क्या किया, जो प्लिनी थे इन्होंने दास समूह की निंदा की, उन्होंने गलत कहा उसको। उन्होंने कहा कि ये उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। अब जो दास खरीद लिए गए थे उन दासों के साथ तो ये अच्छा व्यवहार करते नहीं थे, तो उन्होंने इस बात को कहा कि आप इनसे उत्पादन करवाते हो, ये सबसे खराब तरीका है, क्योंकि जिन श्रमिकों से काम करवाया जाता था उनको जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगोलों के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर लघु निबंध लिखिए। वो कह रहा है कि मंगोलों का जो सामाजिक राजनीतिक जीवन था वो कैसा था। इसका आंसर है मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था, मतलब कि मंगोल जो थे उसमें केवल एक ही प्रजाति के, एक ही धर्म के या एक ही तरह के लोग नहीं थे, अलग अलग जन समुदाय के लोगों का एक ग्रुप था पूरा। ये लोग पूर्व में ततार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि जो तातार, खितान और मंचू लोग थे और पश्चिमी जो तुर्की कबीले थे, इनकी जो भाषा थी ये बहुत हद तक आपस में मिलती जुलती थी, इसीलिए ये लोग भाषा में समानता होने के कारण आपस में संबंधित थे, मिले हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे, कुछ पशु पालते थे, कुछ शिकारी संग्राहक थे, यानी कि कुछ शिकार करते थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पाला करते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ, यानी कि मध्य एशिया की जो चारण भूमि यानी कि चरने वाली जो भूमि थी, घास वाली जो भूमि थी, स्टेपीज, वहाँ हुआ, जो आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है, यानी कि आज के टाइम में वो कहाँ पाया जाता है, मंगोलिया में। इस क्षेत्र का परिदृश्य जैसा अत्यंत मनोरम था, क्षितिज विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थी। अब ये बता रहा है कि उस टाइम का जो स्टेपीज का जो क्षेत्र था,
जो आज के टाइम में मंगोलिया में स्थित है वो था कैसा। वो अत्यंत मनोरम दृश्य होता था। उसमें क्षितिज जो था बहुत ही विस्तृत, और मैदानों में जो थे जो पेड़ पौधे थे वो लहराते रहते थे। और उसके पश्चिम भाग में अल्ताई जो पहाड़ था उसकी बर्फीली चोटियां होती थी। दक्षिण भाग में पुष्प शुष्क गोबी का मरुस्थल था। इसके उत्तर और पश्चिम में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियां और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों से पानी से सिंचाई हो जाती थी। यानी कि वहां पर जो अगर सिंचाई खेती भी करते थे तो वहां पर इन नदियों के पानी से आराम से सिंचाई हो जाती थी। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी हरी घास के मैदान थे। प्रचुर मात्रा में शिकार करने के लिए उपलब्ध हो जाते थे। हरी घास, जो भेड़ बकरियां पाला करते थे, पशुपालन करते थे, तो उनके लिए आराम से घास यहाँ पर उपलब्ध हो जाती थी। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्रों के उत्तर में साइबेरिया वन में रहते थे। अब जो शिकार करते थे वो उसके पास के साइबेरियाई जो वन था उसमें रहते थे। वो पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे, क्योंकि वो फसल तो उगा नहीं सकते थे और ना पशु पालते थे। तो वो इस तरह का, वो तो शिकार पर सिर्फ निर्भर थे। शिकार होगा तो उन्हें खाना मिलेगा, और खरीदने बेचने का भी कुछ ऐसा नहीं था। तो इसलिए वो उनकी तुलना में गरीब थे। और ग्रीष्म काल में जो गर्मियों में पकड़े जाने वाले जानवरों की खाल थी उससे व्यापार करके अपना जीविकोपार्जन, इनके जीवन निर्वाह किया करते थे। मंगोल तंबुओं में और जरों में निवास करते थे। यानी कि जो मंगोल थे वो तंबुओं में रहा करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। यानी कि जो मंगोल थे वो तंबुओं में रहते थे और जितने भी पशु इनके पास होते थे उसको साथ साथ लेकर ये अपना आवाजाही करते थे। तो जहाँ भी सर्दियों वाला निवास स्थल इनका होता था वहाँ सर्दियाँ बिताने की बजाय वहाँ पर ये जो गर्मियों की चारण भूमि है, यहाँ पर जहाँ पर चरने के लिए घास इनको मिल जाए इनके जानवरों को, वहाँ पर ये चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक बड़ी असमानता थी, समझाइए। वो कह रहा है कि मेसोपोटामिया समाज में अलग अलग प्रकार के वर्ग पाए जाते थे और उनमें भी आपस में बहुत असमानता थी। वो कैसे, वो बताइए। वो कह रहा है कि कानूनी दस्तावेज, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। ये कहने का मतलब इसका है कि उस वक्त के समाज में भी एकल परिवारों को आदर्श माना जाता था। न्यूक्लियर फैमिलियां अपनी अपनी फैमिली के साथ लेकर लोग रहा करते थे। लेकिन ज़्यादातर ऐसा भी होता था कि शादीशुदा जो बच्चे होते थे वो शादी के बाद भी अपने परिवार के साथ ही रहते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली है कि विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी कि वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते हैं। मतलब कि जब विवाह की घोषणा होती थी तो उस वधू जो थी उसके माता पिता से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी सहमति साथ में रखें। उसके बाद वर पक्ष के लोग जो थे वो वधू को कुछ उपहार देते थे। यानी कि जो घर की बहू आती थी उसको तोहफे दिए जाते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तो दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। यानी कि आपस में गिफ्ट दिए जाते थे एक दूसरे को और एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नई वधू होती थी उसको उसकी सास लेने आती थी तो वधू को उसके पिता के द्वारा दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। यानी कि जब नई बहू आती थी अपने घर पर वापस आई तो उसको जब उसकी सास लेने आती थी तो उसके पिता का ये कर्तव्य होता था कि वो उसको दाय का, यानी कि उसके हिस्से का कुछ धन कह लो या फिर किसी भी तरह का उपहार जो था वो उसको बेटी के हिस्से में वो दे देता था एक ही बार में। और जो भी उसके पिता के हिस्से का जो घर था, पशुधन था, खेत आदि, वो सिर्फ केवल पुत्रों को मिलता था। नगरों की सामाजिक व्यवस्था में उच्च और संभ्रांत वर्ग में बहुमूल्य चीजें, आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां और जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में उर्मे राजाओं और रानियों की कब्रों समाधियों में उनके साथ दफनाई जाती थी। अब एक क्या था कि ये तो आपका हो गया नॉर्मल जो निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग में क्या होता था? उच्च वर्ग में जितने भी सम्भ्रांत लोग होते थे, जितने भी अमीर लोग होते थे, उनके जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनकी जो कब्र होती थी, उनकी कब्रों में और समाधियों में उनके साथ बहुमूल्य चीज़ें, सफ़ेद सीपियाँ, सोने चांदी के जड़े हुए वाद्य यंत्र, ये सब उनकी साथ में दफना दिया जाता था। ये आपका आ जाता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपका स्रोत आधारित प्रश्न, यानी कि आपको एक सेक्शन दे दिया गया है। इस सेक्शन में से आपको पढ़कर उसके जवाब देने हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्रोत को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस स्रोत कह रहा है कि अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती है, यानी कि
शहद की वर्षा होती है और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेज जाती है, यानी कि जो मार्च में जो रूखापन आ जाता है मौसम में, उसको खत्म कर देती है। और जब नन्ही चिड़िया संगीत सुनाती है जो उनिद्र चक्षु में रात बिता देती है, उनिद्र चक्षु में मतलब जागती हुई आंखों में रात बीत जाती है। इस तरह प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है और उनके हृदय को आकर्षित करती है। जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं और घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं, यानी कि जो घुमक्कड़ भिक्षु हैं वो दूर दूर पूजा के स्थलों में जाकर वहां पर पूजित संतों के दर्शन की इच्छा रखते हैं और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रति प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये आप जेफरी चौसर ने लिखी है लाइनें, कैंटरबरी टेल से ली गई हैं। इस काव्य कृति की रचना मूल रूप से मध्यकालीन अंग्रेजी में की गई थी और उसका हिंदी रूपांतरण ये आपको दिया गया। ये एक्चुअली इंग्लिश की पोयम है। हो गया यार। इन पंक्तियों के लेखक है जेफरी चौसर। दूसरा है इस कविता का विषय क्या है। इस कविता के विषय में ये सामाजिक वर्ग में बता रहा है कि किस प्रकार के लोग थे, तीर्थ यात्रा पर जाते थे और जो घुमक्कड़ भिक्षु होते थे वो इस तरह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते थे। समाज किस तरह का था वहाँ पर, उस वक्त सामाजिक स्थितियाँ क्या थी, ये सामाजिक वर्ग के बारे में उसने बताया है। तीसरा क्वेश्चन है कविता के माध्यम से मध्ययुगीन यूरोपीय लोगों की मान्यताओं के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं। कैंटरबरी टेल्स की जो पोयम है ये न केवल ये दर्शाती है कि कैसे अभिजात वर्ग के भीतर समाज की भूमिकाएं बदल रही थी, बल्कि 14वीं शताब्दी के दौरान धर्म के विचार के भी बदल गए थे। यानी कि हमने ये पढ़ा था, कैंटरबरी टेल्स में बता रहा है कि अभिजात वर्ग जो था, जो कुलीन वर्ग था, उसमें समाज की भूमिकाएं जो थी वो बदल गई थी और धर्म जो धार्मिक विचार थे वो भी धीरे धीरे बदलने लगे थे। कैंटरबरी टेल्स एक तीर्थ यात्रा के बारे में है जो अपने आप में इस समय के दौरान इंग्लैंड में समाज के धर्म के महत्व को संबोधित करता है। यानी कि उस वक्त बताता है कि इंग्लैंड में उस वक्त धर्म को कितनी महत्व दिया जाने लगा था, कितनी महत्ता दी जाने लगी थी उस समय के दौरान। तो उस समय की लिखी गई ये पोयम है जिसका हिंदी रूपांतरण दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में एक और स्रोत दिया है उसने पढ़ने के लिए। इसका आपका टाइटल है बुखारा पर कब्जा। इसे पढ़ लेते हैं एक बार। परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1220 ईस्वी में बुखारा की विजय का वृतांत दिया। यानी कि जुवैनी ने क्या बताया कि बुखारा में विजय किस प्रकार मिली। जुवैनी के कथनानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में गया जहाँ पर नगर के धनी व्यापारी इकट्ठे हुए थे। उन्होंने उसे संबोधित करके कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास ना भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। इससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया कि वो नगर आए, दीवार को ध्वस्त किया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और चल दिए। ये एक्चुअली बता रहा है कि जब बुखारा पर हमला हुआ था तो किस तरह हमला हुआ, चंगेज खान ने किस तरह उसको बर्बाद किया। ये पूछ रहा पहला क्वेश्चन आपको पूछा उसने जुवैनी कौन था। जुवैनी यहाँ पर आपको दिया हुआ है फारसी इतिवृत्ताकार लेखक थे, तो आप यही लिख देंगे, एक फारसी इतिवृत्ताकार थे। दूसरा क्वेश्चन, चंगेज खान ने बुखारा के निवासियों से क्या कहा। ये देखो इसने दिया हुआ है, यहाँ पर आप यही लिखेंगे कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं, जो तुम में से अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर मुझसे पूछोगे मेरे पास क्या प्रमाण है तो इसके लिए मैं कहूँ कि मैं तो ईश्वर का दंड हूँ। मंगोल आक्रमण के बाद बुखारा की क्या स्थिति थी। अब बुखारा की स्थिति, जब बुखारा पर अधिकार कर लिया था चंगेज खान ने, उसके बाद किसी ने जब उससे पूछा कि बुखारा की अब क्या स्थिति रह गई है तो उसने ये बताया कि बुखारा पर अधिकार होने के बाद जो व्यक्ति था वो खुरासान भाग गया था। उसने नगर के भाग्य में पूछा तो उसने बताया कि वो जो चंगेज खान के लोग थे, मंगोल थे, वो आए, उन्होंने दीवारों को ध्वस्त किया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और चल दिए। मतलब कि बुखारा को पूरी तरह ध्वस्त करके बर्बाद करके चले गए। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें भी इसने एक स्रोत दिया और उसको कहा है कि आप उसको पढ़िए और उसके बाद उसके उत्तर दीजिए। ये आपका इसका टाइटल है रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियाँ। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोमन अभिजात वर्ग की आमदनी कैसी थी, यानी कि किस तरह की कमाई थी उनकी। रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वो सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है। एक घुड़दौड़ का मैदान, अनेक मंच, मंदिर, फव्वारे, विभिन्न प्रकार के स्नानागार। बहुत से रोमन परिवार अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिससे अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 अथवा 1500 पाउंड सोना थी।
ये किसने कहा है? थेब्स के ओलिम्पियोडस ने। इसमें पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि 5वीं शताब्दी में रोम के ऊंचे घरानों के घर कैसे थे। यहाँ देखिए उसने दिया हुआ है कि ऊंचे घरानों के जो घर थे उनमें एक घुड़दौड़ का मैदान था, अनेक मंच मंदिर फव्वारे विभिन्न प्रकार के स्नानागार हुआ करते थे। दूसरा वो पूछ रहा है कि रोम में द्वितीय श्रेणी के लोगों की आय कितनी थी। यहाँ देखिए उसने दिया है कि रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 से 1500 पाउंड थी। तीसरा वो कहता है कि अमीर रोमन परिवारों की आय पर प्रकाश डालिए कि अमीर रोमन परिवारों में कितनी कमाई होती थी। तो यहाँ इसने दिया है, देखो बहुत से रोमन परिवार थे अपनी संपत्ति से प्रति वर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त करते थे, जिसमें अनाज, शराब और अन्य उपज की जो कमाई थी वो शामिल नहीं थी। इन उपज को बेचने पर सोने में प्राप्त आय की 1/3 के बराबर उनकी आमदनी हो जाती थी। ये आपका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन एफ। ये आपका मानचित्र पे आधारित है। इसमें आपको उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ABC। उसमें आपको बताना है कि ये 3 कहाँ पर होंगे ABC में से, मॉस्को, तुर्फान और निशापुर, और दूसरा उरक और मारी आपको बताने हैं मानचित्र में। तो ये आपका जो मैप है इसमें आपको दिया हुआ है A, B और C। तो A आपका क्या है? तुर्फान, B आपका है निशापुर और C आपका है यहाँ पर मॉस्को। और जहाँ तक उरक और मारी का सवाल है, उरक और मारी आपके यहाँ पर इस लाइन में यहाँ पाए जाएंगे। तो आपको जब भी अगर ये आ जाता है वर्ल्ड मैप में, विश्व के मानचित्र में, तो आपको इस तरफ यहाँ बनाने। तो आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पेपर